हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 5 और चार सेट हम आपको करा दिए हैं। रुक्मिणी का जो फिटर टर्नर मैसनिस्ट का प्रैक्टिस सेट 21 गो है, उसमें आज 5वां प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है, आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स, फेस शील्ड और ग्लास, ये सभी चीज का प्रयोग करते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स, ग्लासेस और फेस शील्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आंखों को पराबैंगनी और अवरक्त किरणों से बचाने के लिए गॉगल्स उपयुक्त है। गॉगल्स किसके लिए उपयुक्त है? पराबैंगनी और अवरक्त किरणों से बचाने के लिए। गॉगल्स का प्रयोग जो होता है वेल्डिंग के समय भी गॉगल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फेस शील्ड जो होता है वो हानिकारक किरणों से बचाने का भी काम करता है। फेस शील्ड जो है ये भी हानिकारक किरणों से बचाने का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि वर्ग डी में डैश से लगी आग होती है। तो वर्ग डी में जो होती है वो विद्युत से लगी आग होती है वर्ग डी में, ठीक है ना। डी वर्ग के आग को बुझाने के लिए किसका? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सीटीसी अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सीटीसी में क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए क्लास ए का जो आग होता है वो लकड़ी, कागज, पत्ते, ये ठोस में जो आग होता है उसको क्लास ए में रखा गया है। सॉलिड में जो आग होता है उसको क्लास ए में, लिक्विड में जो होता है उसको क्लास बी में। लिक्विड में आपका हो गया ज्वलनशील पदार्थ, तेल, ज्वलनशील तरल पदार्थ, तेल, पेट्रोलियम, डीजल आदि। ठोस ग्रुप सी में जो है वो आपका गैस हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस। गैस में जो है आपका हो गया प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ये सभी ज्वलनशील गैस जो है क्लास सी में रखा गया है। क्लास डी में जो है विद्युत से लगी आग या फिर धातु से लगी आग। धातु में जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, इस सब में, या बिजली से लगी आग को क्लास डी में रखा जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि फिलेट वेल्डन का चिन्ह क्या है? फिलेट वेल्डन का चिन्ह बताना है। फिलेट वेल्डन का चिन्ह जो है वो आपका इस प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के समान होगा फिलेट एंगल का चित्र, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन, इसमें से कौन सा संकेत प्रयोग करता है? मैंडेटरी साइन कौन सा संकेत प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या बोला गया कि आप गॉगल्स को और मास्क को लगा के रखें, ये मैंडेटरी साइन है। ये क्या है? मैंडेटरी साइन है। ए में जो है श्वसन के लिए संरक्षण, ये अनिवार्य संकेत है। यहाँ पे देखिए मास्क लगा हुआ है ना, उसके बाद जो है ये वाला जो है ये जहर का खतरा है। जहर का खतरा के लिए इसको चेतावनी संकेत में रखा गया। किसमें? चेतावनी संकेत में। ये वाला जो है आपका प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने में, इसका जो है ये सूचनात्मक चिन्ह है। ये क्या है? सूचनात्मक चिन्ह है। और ये डी वाला जो है ये लेजर बीम से खतरा, यानी कि ये वाला भी है क्या है? चेतावनी। ये लेजर बीम से खतरा, और यानी कि ये भी है क्या है? चेतावनी वाला संकेत है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि मिलान करना इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता। एमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, वोल्टमीटर से विद्युत विभव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कौन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, बताइएगा। ऑप्टिकल फ्लैट्स का नहीं किया जाता। किसका? ऑप्टिकल फ्लैट्स का। ऑप्टिकल फ्लैट्स का प्रयोग जो है समतलता जांच करने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो ऑप्टिकल फ्लैट्स होता है इसका किसके लिए उपयोग करते हैं? ऑप्टिकल फ्लैट्स का जो है उपयोग समतलता जांच करने के लिए करते हैं। किसके लिए? समतलता जांच के लिए, समतलता फ्लैटनेस जांच के लिए ऑप्टिकल फ्लैट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्लिनोमीटर से क्या जांचते हैं? तो क्लिनोमीटर से जो होता है इससे झुकाव को मापते हैं, कितना एंगल झुका हुआ है। उसके बाद आपके पास क्या है? क्लिनोमीटर से क्या मापते हैं? झुकाव मापते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट देखिए बेबल प्रोटेक्टर कौन मापने के लिए करते हैं? बेबल प्रोटेक्टर कौन मापने के लिए? कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में क्यों लाया जाता है? कॉम्बिनेशन सेट कोणीय सतह को क्या किया जाता है? चेक करता है। कोणीय सतहों की जांच के लिए कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में क्यों लाता है? कोणीय सेटों के जांच के लिए। देखिए कॉम्बिनेशन सेट में जो है क्या क्या लगा होता है? तो कॉम्बिनेशन सेट में होता है क्या? स्क्वायर हेड एस एच लिखते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और क्या होता है? सेंटर हेड। एस एच पी एच और सी एच होता है। स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन सेट का 3 पार्ट है, स्क्वायर हेड,
प्रोटेक्टर हेड और क्या सेंटर हेड, ठीक है ना। इसका जो बाजार में उपलब्धता है, लंबाई 20 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक का प्रोटेक्टर हेड एक कॉम्बिनेशन सेट आपको मिल जाएगा। 20 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक का आपको कॉम्बिनेशन सेट बाजार में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रोटेक्टर हेड का जो बॉडी होता है, प्रोटेक्टर हेड ये जो पीएच लिखे हैं, इसका बॉडी जो होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। प्रोटेक्टर हेड का बॉडी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डिवाइडर का साइज लिया जाता है किससे, तो डिवाइडर का साइज जो है वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र तक की दूरी से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र तक की दूरी से लिया जाता है। डिवाइडर क्या है, तो डिवाइडर एक मार्किंग टूल है। क्या है, मार्किंग टूल है, एमटी मार्किंग टूल है। क्या है, मार्किंग टूल है, ठीक है ना। यह हाई कार्बन स्टील से बना होता है, हाई कार्बन स्टील से SCS से बना होता है। डिवाइडर जो होता है हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इसका जो पॉइंट होता है, पॉइंट पी फॉर पॉइंट जो होता है हार्ड और टेम्पर होता है, HT होता है। क्या होता है, हार्ड और टेम्पर होता है। पॉइंट जो होता है वो हार्ड और टेम्पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेट नंबर ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है कि किसी जॉब का पर समांतर रेखा खींचने हेतु प्रयोग करते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। किसका, जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं समांतर रेखा के लिए खींचने के लिए, ठीक है। जेनी कैलिपर का जो होता है, एक टांग जो होता है, एक लेग जो होता है, वन लेग जो होता है, एक टांग जो होता है अंदर की ओर मुड़ी रहती है तथा एक तो जो होता है सीधा होता है। जेनी कैलिपर का एक टांग अंदर की ओर मुड़ा हुआ और एक टांग क्या होता है, सीधा होता है, लेग जो होता है। जेनी कैलिपर जो है एक मार्किंग कैलिपर जो है, ये कैलिपर एक मार्किंग टूल है। कैलिपर क्या है, मार्किंग टूल है, ठीक है ना। जेनी कैलिपर भी एक मार्किंग टूल है। जेनी कैलिपर को और अन्य नाम से जाना जाता है। जेनी कैलिपर को किस नाम से जाना जाता है, तो जेनी कैलिपर को हर्माफोर्डाइट कैलिपर भी कहते हैं या ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। जेनी कैलिपर को हर्माफोर्डाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है श्रृंखला के बाद धातुओं को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीजल का प्रयोग करते हैं। श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए कौन से चीजल यानी कि छेनी का प्रयोग करते हैं। तो श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका, वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एक छेद में न्यूनतम आकार की जांच के लिए एक छेद का आकार कितना होना चाहिए। एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए एक छेद कितना आकार का होना चाहिए। तो कितना आकार का होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो इसकी मदद से जो है, छेद गेज की मदद से 3 mm से लेके 12.7 mm तक का 12.7 mm तक के व्यास के छिद्र को माप सकते हैं, ठीक है ना। 12.7 mm के व्यास के छिद्र को माप सकते हैं। 3 mm से लेके 12.7 mm तक के व्यास को माप सकते हैं, ठीक है ना। छेद गेज जो होता है यह एक ऐसा गेज है जिसका उपयोग होल या व्यास को चेक करने के लिए करते हैं। छेद गेज का उपयोग किस लिए करते हैं, छेद गेज का उपयोग होल या व्यास को या डायमीटर को चेक करने के लिए करते हैं छेद गेज का प्रयोग। नेक्स्ट है कि चित्र में दिया गया एंगल स्लिप गेज का मान क्या होगा। एंगल स्लिप गेज का मान बताना, यहाँ पे एंगल स्लिप गेज का मान बताना। तो देखिए ये आपका जो हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट पार्ट, ये हो गया आपका राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट वाले को जोड़ लीजिए डिग्री के साथ, ये डिग्री है, और मिनट को मिनट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो यहाँ पे सेकंड, मिनट वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे हो गया 9 3 12 डिग्री 18 सेकंड, 12 डिग्री 18 सेकंड, ठीक है। ये लेफ्ट पार्ट हो गया। राइट वाले को राइट के साथ जोड़ लीजिए, तो यहाँ 27 डिग्री, और डिग्री में है नहीं, यहाँ पे क्या है, मिनट है, तो 27 डिग्री 36 मिनट। इसमें से लेफ्ट वाले में से राइट, मतलब बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, तो 27 डिग्री 36 मिनट में 12 डिग्री 18 सेकंड को घटाएंगे तो सेकंड में जाएंगे। तो इसको यदि तोड़ते हैं तो 27 डिग्री 35 मिनट और इधर 60 सेकंड हो जाता है। इसको यदि तोड़ते हैं तो 60 सेकंड, 1 मिनट जो है इधर से ले लेते हैं 60 सेकंड। अब इसमें से घटा लीजिए 12 डिग्री 18 सेकंड, तो 12 डिग्री इधर घटाएंगे, 18 सेकंड इधर घटाएंगे, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो कितना होगा, 60 में 18 गया 42 सेकंड होगा। क्या होगा, 42 सेकंड हो गया, 35 मिनट हो गया और 15 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 15 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर द्वारा क्या होता है, बाहरी और अंदरूनी गहराई की व्यास को मापा जाता है। क्या क्या मापा जाता है,
व्यास मापा जाता है, बाहरी तथा अंदरूनी गहराई या व्यास को मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर का जो एलसी होता है, एलसी मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm होता है। कितना होता है? 0.02 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का जो एलसी होता है 0.02 mm होता है। याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की वर्नियर हाइट गेज के वर्नियर हाइट गेज के ऑफसेट स्क्राइबर का क्या कार्य? ऑफसेट स्क्राइबर का, वर्नियर हाइट गेज के ऑफसेट स्क्राइबर का कार्य क्या है? लाइन खींचने में, लाइन खींचने में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वर्नियर ऑफसेट स्क्राइबर वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है। वर्नियर ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि साइन बार के लिए, साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है जिसका कार्य डैश होता है। तो साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है जिसका कार्य क्या होता है? तो साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है जिसका कार्य जॉब को स्लिप होने से रोकना है। क्या है? जॉब को स्लिप होने से रोकना। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन बार क्या है? एक कोण मापक यंत्र है। साइन बार जो है, साइन बार कोण मापक यंत्र है। क्या है? कोण मापक यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है? कौन सी प्रक्रिया के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है? पूरक प्रतिरोध वेल्डन के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है। प्रतिरोध वेल्डन के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। प्रतिरोध वेल्डन के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं होती है। तो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इंजीनियरिंग चित्रांकन में फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड प्रयुक्त के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वेल्डन चिन्ह कौन सा है? तो फिलेट वेल्ड के लिए जो प्रयुक्त होने वाला वेल्डन चिन्ह है वो क्या है? तो ये समकोण त्रिभुज जो होता है ये फिलेट वेल्ड के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, चिपिंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग में लाया जाता है? चिपिंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग में लाया जाता है? चिपिंग के लिए जो है चीजल औजार का प्रयोग करते हैं। चीजल औजार का, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजल औजार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर। चीजल जो होता है, चीजल के बारे में जान लीजिए। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। चीजल जो होता है हाई कार्बन स्टील का होता है और इसका बॉडी जो होता है छह भुज या अष्टभुज आकार का होता है। चीजल का बॉडी कितना भुजाकार होता है? 6 भुज या अष्टभुजाकार होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी प्रक्रिया प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया नहीं है? घर्षण वेल्डन जो है प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्या बोला? प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया नहीं है, तो घर्षण वेल्डन जो है प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? भारी टुकड़ों जैसे कि ट्रकों, भारी टुकड़ों जैसे कि ट्रकों, टूटी हुई मोटर, ढलाइयों, संयोजी दंडों आदि के वेल्डन हेतु आमतौर पर डैश वेल्डन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? थर्मिट वेल्डन प्रक्रिया का। भारी लोहा लक्कड़ को टूटा हुआ है या ट्रकों का कोई पार्ट टूटा हुआ है उसको यदि जोड़ना है संयोजन के लिए तो किसका प्रयोग करेंगे? थर्मिट वेल्डन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थर्मिट वेल्डन के द्वारा ही जो है, थर्मिट वेल्डन के द्वारा ही रेल का पटरी को भी जोड़ा जाता है। किसको? रेल का पटरी को भी जोड़ा जाता है। लोकोमोटिव इंजन, भारी मशीन आदि को जोड़ने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, थर्मिट वेल्डन प्रक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बीच अस्थायी संबंध बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बीच अस्थायी संबंध बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोल्डरिंग का। अस्थायी संबंध बनाने के लिए सोल्डर का गलनांक जो होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा। सोल्डर क्या है? मिश्र धातु है। सोल्डर जो होता है मिश्र धातु होता है। इसमें सोल्डर में क्या होता है? टीन और शीशा होता है 50-50%। ठीक है ना, 50-50% टीन और शीशा मिलकर सोल्डर बनता है। नेक्स्ट है कि लो कार्बन इस्पात की फोर्जिंग बनाने के लिए अत्यंत उचित तापक्रम क्या है? लो कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए अत्यंत उचित तापमान क्या है? 1300 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत सारे धातु जैसे कि पिटमा लोहा का फोर्जन तापमान जो है 850 से 1300 डिग्री। माइल्ड स्टील का लिख लीजिएगा, माइल्ड स्टील का 800 से 1250 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपका हाई कार्बन स्टील का दे देगा, हाई कार्बन SCS हाई कार्बन स्टील का दे देगा 800 से 1120 डिग्री सेल्सियस तक हाई कार्बन स्टील का। ये सबका याद रहना चाहिए फोर्जन तापमान। नेक्स्ट है एनविल, एक फोर्जिंग टूल है। एनविल क्या है? एक फोर्जिंग टूल है। इस पर गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है। इसकी डैश सतहें हार्ड होती है। इसकी डैश सतहें हार्ड होती है। एनविल की जो है वो होती है वर्किंग फेस जो होती है हार्ड होती है। क्या होती है? वर्किंग फेस।
एनविल जो होता है, एनविल का बॉडी जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका? माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है एनविल का बॉडी। इस नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता फोर्ज शॉप में प्रयुक्त हैंड हैमर डैश से डैश तक होते हैं, इसमें छोटा हैंडल फिट होता है। तो हैंड हैमर का पूछा है तो हाफ केजी से 1 केजी के बीच। फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त हैमर का वेट जो होता है हाफ केजी से 1 केजी तक होता है। ठीक है, हैमर को हिंदी में हथौड़ा कहते हैं। हथौड़ा का उपयोग जो होता है वर्कशॉप में सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, इसका उपयोग मुख्य रूप से कील ठोकने, रिवेट को फोर्ज करने, टाइट फिट पार्ट्सों को निकालने के लिए भी इसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि उष्मा चालकता और विद्युत चालकता के आचरण के लिए एक धातु की योग्यता की माप को मापता है कौन? उष्मा और विद्युत ताप और घर्षण कौन मापता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा उष्मा और विद्युत मापता है। जैसे कि देखिए उष्मा चालकता और विद्युत चालकता के आचरण के लिए एक धातु की योग्य उष्मा और विद्युत को मापता है कौन? तो उष्मा और विद्युत मापता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए डैश से गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। तो किससे? जिंक से। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा जिंक। जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जिंक की कोटिंग को। क्या कहते हैं? जिंक की कोटिंग को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक का एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, याद रखना। इसका गलनांक 420 डिग्री और क्वथनांक 937 डिग्री होता है। जिंक जो होता है ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि स्तंभ को मिलान कीजिए। देखिए एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का गुण जो है लौह चादरों तथा तारों के लिए गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त होता है। एल्युमिनियम का गुण क्या है? तो लौह चादरों और तारों के लिए गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त। तांबा का जो गुण है सबसे सस्ते विद्युत चालक बनाने में, तांबा जो है सस्ता विद्युत चालक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। गन मेटल का जो है उपयोग, गन मेटल का प्लेट्स में लेपन के लिए प्रयोग की जाती है। प्लेट्स में लेपन के लिए प्रयोग की जाती है ताकि उसे जंगरोधी बनाया जा सके। पिटवा लोहे का जो उपयोग है वो अन्य धातुओं के साथ मिलकर उन्हें कटिंग मुक्त बनाता है। ठीक है, तो ऐसे मिलान हो गया। 1 का 1 2 का 4, 1 का 1 2 का 4, 1 का 1 2 का 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कच्चे लोहा यानी कि पिग आयरन प्राप्त करने के लिए वात भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो पिग आयरन प्राप्त करने के लिए ब्लास्ट भट्टी में किस अयस्क का प्रयोग करते हैं? तो पिग आयरन प्राप्त करने के लिए वात भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में हेमाटाइट लो अयस्क का प्रयोग करते हैं। हेमाटाइट लो अयस्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट लो अयस्क का प्रयोग करते हैं। हेमेटाइट का सूत्र जो होता है Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। ठीक है ना, Fe2O3 होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 3 से 5% होती है। कितना होता है? 3 से 5% होता है। ठीक है ना, कार्बन की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि सादे कार्बन युक्त इस्पात में कार्बन की मात्रा होगी। सादे कार्बन युक्त इस्पात में जो होता है कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो सादे कार्बन युक्त इस्पात में जो है कार्बन की मात्रा 0.05 से 2% होता है। तो ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड स्टील पार्ट्स को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके डैश गैस को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है। गैस नाइट्राइडिंग है ना, तो इसमें कौन सा गैस को प्रवाहित किया जाता है? किसको? अमोनिया को। अमोनिया का सूत्र होता है क्या? NH3। ठीक है ना, NH3। तो गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड स्टील पार्ट्स को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके अमोनिया गैस को गर्म पार्ट्स में प्रवाहित किया जाता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो हो गया आपका NH3। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नॉर्मलीकरण का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो नॉर्मलीकरण का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रेन स्ट्रक्चर में सुधार लाना। पहला। दूसरा हो गया मशीनन योग्यता को बनाए रखना, मशीनन योग्यता को। तीसरा हो गया तनन सामर्थ्य बढ़ती है, तनन सामर्थ्य जो है बढ़ती है। चौथा आप देखेंगे यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिक गुण में सुधार होता है। यांत्रिक और इलेक्ट्रिक गुण में, धातु के यांत्रिक और इलेक्ट्रिक गुण में सुधार होता है और आंतरिक खिंचाव को दूर करने के लिए भी नॉर्मलीकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेन स्ट्रक्चर में को रिफाइन करना, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना।
नेक्स्ट है कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में इंडक्टर का कौन कितना डिग्री का होता है? तो रॉकवेल हार्डनेस में कितना होता है? 120 डिग्री का कौन होता है? इंडक्टर कौन, ठीक है ना। इसके द्वारा जो होता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के द्वारा, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के द्वारा जो होता है हाई स्टील की हार्डनेस चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है? हाई स्टील की, हाई स्टील की हार्डनेस चेक की जाती है। हाई स्टील की हार्डनेस चेक की जाती है। इसके लिए दो स्केल प्रयोग करते हैं, एक बी स्केल, बी स्केल, एक कौन सी स्केल, एक बी स्केल एक सी स्केल। बी स्केल को आप HRB और सी स्केल को HRC कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक कैरिज का उपसाधन है, तो कैरिज का उपसाधन कौन सा है? तो कैरिज का जो उपसाधन है वो क्या है? क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड जो है कैरिज का उपसाधन है। कैरिज के उपसाधन बहुत सारा होता है, जैसे कि सैडल, सैडल ये भी कैरिज का उपसाधन है। क्रॉस स्लाइड, दूसरा हो गया क्रॉस स्लाइड, तीसरा हो गया टूल पोस्ट, टूल पोस्ट, टूल पोस्ट, टूल पोस्ट, ठीक है, टूल पोस्ट। उसके बाद क्या है? कंपाउंड स्लाइड, एप्रन, ये सभी क्या है? कैरिज का उपसाधन है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि किस सामग्री में टेल स्टॉक की बॉडी बनाई जाती है? किस सामग्री से टेल स्टॉक की बॉडी बनाई जाती है? तो कास्ट आयरन से टेल स्टॉक की बॉडी बनाई जाती है। किससे? कास्ट आयरन से टेल स्टॉक की बॉडी बनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डैश के कर्तन मामले में उपकरण पर कर्तन बल के केवल दो लंब घटक कार्य करते हैं। डैश के कर्तन मामले में कर, तो देखिए लंब कोणीय कर्तन के मामले में उपकरण पर कर्तन बल केवल दो लंब घटक कार्य करता है। किसमें? लंब कोणीय पे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मतलब लंब कोणीय कर्तन के मामले में उपकरण पर कर्तन बल केवल दो लंब घटक कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कहता दिए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो एक्स चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? इसका नाम है टूल पोस्ट। क्या नाम है? टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा टूल पोस्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिखेगा, मास प्रोडक्शन कार्य के लिए कौन सी लेथ प्रयोग की जाती है? मास प्रोडक्शन कार्य के लिए कौन सी लेथ प्रयोग की जाती है? तो मास प्रोडक्शन के लिए देखिए इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें प्रयोग कौन करता है? कृत्रिम एब्रेसिव एल्युमिनियम और मास प्रोडक्शन के लिए किसका करते हैं? तो कैपेस्टन लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं। कैपेस्टन, कैपेस्टन होता था एगो सीक्रेट, पहले जानते थे कैपेस्टन, तो उसी का प्रयोग करते हैं। कैपेस्टन लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। मास प्रोडक्शन के लिए एक कैपेस्टन नाम का सीक्रेट होता है, जानते हैं आप। तो मास प्रोडक्शन के लिए किसका कार्य करते हैं? तो कैपेस्टन लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। याद ही हो गया होगा हमारे ख्याल से। मास प्रोडक्शन के लिए कैपेस्टन लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं। तो कैपेस्टन क्या होता है? सीक्रेट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कृत्रिम एब्रेसिव कौन से होते हैं? कृत्रिम एब्रेसिव कौन से होते हैं? तो कृत्रिम एब्रेसिव जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। कृत्रिम एब्रेसिव जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों होता है, ठीक है ना। अधिकांश जो होता है, अधिकांश ग्राइंडिंग पहिया, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील जो होता है कृत्रिम अपघर्षण के बनाए जाते हैं। जो कृत्रिम अपघर्षक है, कृत्रिम एब्रेसिव है, उससे बनाए जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, इससे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक एब्रेसिव जो है खनिजों से प्राप्त किया जाता है। ये जो प्राकृतिक एब्रेसिव है जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब कहाँ से पाए जाते हैं? खनिजों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राइंडिंग व्हील वाला जो चैप्टर है वो कराए हैं आपको हम। कि ग्राइंडिंग व्हील में साधारण इतना चैप्टर और इतना प्रैक्टिस सेट पेडो क्लास में लोग ने पढ़ाया है। आप एक बार देख लीजिएगा किसी का पेड क्लास खोल के, तो इतना प्रैक्टिस सेट तो नहीं कराया है, पूरा गारंटी देते हैं, ठीक है ना। ग्राइंडिंग व्हील में साधारणतः प्रयुक्त बॉन्ड इसमें से कौन सा है? तो ग्राइंडिंग व्हील में साधारणतः प्रयुक्त बॉन्ड कौन सा है? तो ग्राइंडिंग व्हील में साधारण प्रयुक्त बॉन्ड जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। विट्रीफाइड बॉन्ड के बारे में कल हम आपको बताए थे कि इसको वी से डिनोट करते हैं। किससे? वी से डिनोट करते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड जो है उच्च पैरासिटी तथा सामर्थ्यता होती है। विट्रीफाइड बॉन्ड में जो होता है उच्च पैरासिटी और सामर्थ्यता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट। कहता है एक व्हील में ए से जेड ग्रेड से आप क्या समझते हैं? अब देखिए व्हील जो होता है ग्राइंडिंग व्हील, उसमें ए से जेड कैटेगरी तक का व्हील होता है, लेकिन टोटल 21 ही होता है। कितना होता है? 21, ठीक है, 21 ग्रेड का होता है। अब मुलायम ग्रेड का जो होता है ए से एच तक,
ए से एच तक का मुलायम ग्रेड होता है, आई से पी तक जो होता है मीडियम ग्रेड का होता है व्हील, और जो होता है क्यू से जेड तक ये हार्ड ग्रेड का व्हील होता है, ठीक है ना। तो ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, यानी कि ए ग्रेड सबसे नर्म होता है और जेड ग्रेड जो होता है सबसे कठोर होता है। देखिए यहाँ ए वाला जो है ए से एच नर्म होता है, आई से पी मध्यम होता है, क्यू से जेड, एच नहीं क्यू से जेड जो होता है हार्ड होता है, जेड वाला जो है सबसे हार्ड होगा और ए वाला जो होगा सबसे नर्म होगा, ठीक है ना, ए वाला जो होगा सबसे नर्म होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि यांत्रिक उपकरण एक यांत्रिक उपकरण है जो घूमने वाले दो शाफ्ट को आपस में संयोजित और विगलित करता है। कहता है एक यांत्रिक उपकरण बताइए जो घूमने वाले दो शाफ्ट को आपस में संयोजित और विगलित करता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? क्लच। वो यांत्रिक उपकरण क्या है? क्लच। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मशीन को लटकाते समय उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखा जाता है। मशीन को लटकाने व ऊपर उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मशीन को लटकाने या ऊपर उठाने के लिए क्रोबर का उपयोग करते हैं। क्रोबर क्या होता है जानते हैं? क्रोबर एक सहायक टूल होता है। इसका प्रयोग जो है क्रोबर मतलब जानते हैं साबल, गांव में सुनते थे साबल, खंती, तो उसी को कहते हैं, खंती को कहते हैं खानती, खंती टूल याद नहीं रहेगा, खंती बुझते हैं ना, साबल बुझते हैं ना, तो वही हो गया क्रोबर। तो मशीन को लटकाते समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखा जाता है। मशीन को लटकाने व ऊपर उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? खंती का प्रयोग करते हैं, क्रोबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया इसका। जो यह जो क्रोबर या खंती होता है यह हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल होता है, मतलब 6 या 8 भुजा होता है इसमें, जैसे कि आपका इसमें होता है 6-8 भुजा, चीजल में भी होता है यानी छेनी में भी होता है, खंती में भी होता है। नेक्स्ट है गियर का मॉड्यूल निम्नलिखित में से किसके बीच का अनुपात है? तो गियर का मॉड्यूल जो है निम्नलिखित में से किसके बीच का अनुपात है? तो गियर का मॉड्यूल जो है दांतों की संख्या और पिच सर्कल का व्यास है। दांतों की संख्या और पिच सर्कल का व्यास है। गियर का जो मॉड्यूल है दांतों की संख्या और पिच सर्कल का व्यास होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मॉड्यूल बराबर बराबर जो होता है डी बटा टी होता है। क्या होता है? मॉड्यूल बराबर डी बटा टी आ जाएगा, न्यूमेरिकल तो बनाइएगा। मॉड्यूल बराबर क्या होता है? डी बटा टी। तो एम फॉर मॉड्यूल, डी होता है पिच व्यास, डी क्या होता है? पिच व्यास, और टी क्या होता है? दांतों की संख्या, टीथ, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते, मॉड्यूल बराबर डी बटा टी याद रखिएगा, यदि न्यूमेरिकल पूछ दिया था, ठीक है। कहता निम्नलिखित में अस्थायी जोड़ ज्ञात कीजिए। अस्थायी जोड़ क्या होता है? तो अस्थायी जोड़ जो प्रेस फिट जोड़ जो है वो अस्थायी जोड़ है। अस्थायी जोड़ कौन सा है? प्रेस फिट जोड़। तो अस्थायी जोड़ किस प्रकार का था? जैसे नट बोल्ट का जोड़, नट बोल्ट का जोड़ जो होता है ये अस्थायी जोड़ होता है। नट बोल्ट से यदि कोई चीज को जोड़ रहे हैं अस्थायी जोड़ है। उसके बाद अस्थायी जोड़ किसको कहते हैं? तो अस्थायी जोड़ जो होता है वेल्डिंग कर दिया कोई चीज को, ब्रेजिंग कर दिया, तो ये क्या है? वेल्डिंग, ब्रेजिंग, ये अस्थायी जोड़ है। एक होता है अर्ध मतलब हल्का जोड़ेगा उसमें, तो उसमें सोल्डरिंग, रिवेटिंग, ये सभी जो है अर्ध अस्थायी। ये रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ये दोनों क्या अर्ध अस्थायी है। ये दोनों क्या अर्ध अस्थायी, ये क्या है? अस्थायी, और ये क्या है? अस्थायी। प्रेस फिट जोड़, ठीक है ना। नट बोल्ट ये क्या है? अस्थायी जोड़ है। चित्र में दर्शाए गए नोट को पहचानिए। देखिए चित्र में दर्शाए गए नोट को पहचानिए। ये कौन सा नट है? स्लिप नॉट है। कौन सा नॉट है? स्लिप नॉट, स्लिप नॉट है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस, सॉरी 45 है ना, शिप सैंक नॉट है। इसका नाम क्या है? शिप सैंक नॉट। चित्र में जो दर्शाया जा रहा है ये शिप सैंक नॉट है, शिप सैंक नॉट है, ठीक है ना। शिप सैंक नॉट जो होता है गांठ का उपयोग करके रस्से को बिना काटे छाटे, देखिए गांठ का प्रयोग करते हैं, इसमें रस्सा को काटना छाटना नहीं होता है। स्लिप सैंक नॉट में रस्सी को बिना काटे छाटे अस्थायी छोटा करने के लिए इस गांठ का प्रयोग करते हैं। इस गांठ का प्रयोग किस लिए करते हैं? छोटा करने के लिए, रस्सी को बिना काटे छाटे। यदि रस्सी को छोटा करना है तो क्या करेंगे? ऐसे मोड़ मार के गांठ उठ बांध देंगे तो छोटा हो जाएगा ना। इस गांठ को क्या कहते हैं? शिप सैंक नॉट कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानक आकार का नट है? मानक आकार का कौन सा नट है? तो मानक आकार का नट जो है वो 15 mm का होता है। कितना आकार का होता है? 15 mm का होता है नट। वो अस्थायी जोड़ के लिए जो होता है यही बोल्ट और नट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वो अस्थायी जोड़ के लिए यही नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं, नट बोल्ट का अस्थायी जोड़ के लिए। नट बोल्ट जो होता है सामान्यतः माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका? माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है ना। और नट बोल्ट जो होता है लगभग, नट जो होता है, सॉरी नट जो होता है, नट और बोल्ट का किनारा में जो कसते हैं वो हेक्सागोनल होता है, षष्ठभुजाकार होता है। नेक्स्ट है कि संपीड़न भार के लिए इस स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। संपीड़न भार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग का
प्रयोग करते हैं। हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग या हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, इसका दो प्रकार है, हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग या इसी को इंग्लिश में कहेंगे कंप्रेशन स्प्रिंग। इसका दो पार्ट है, इसका दो प्रकार है। तो क्या है, ओपन एंडेड हेलिकल कंप्रेशन मशीन, एक होगा क्लोज एंडेड, एक होगा ओपन है एंडेड हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, एक होगा क्लोज एंडेड हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार का, दो प्रकार का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मापी गई मात्रा के सही मान, मापी गई मात्रा के सही मान के साथ नतीजे को सहमति को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। मापी गई मात्रा के सही मान के साथ नतीजे की सहमति क्या कहलाती है, यथार्थता कहलाती है। टॉलरेंस किसको कहते हैं, टॉलरेंस जो होता है जॉब की ऊपरी सीमा, जॉब की ऊपरी सीमा निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, आकार के अधिकतम और न्यूनतम के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो जॉब के आकार के अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस जो है किसी जॉब की यथार्थता को प्रदर्शित करता है, यथार्थता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, किसी आंतरिक गुण की न्यूनतम सामग्री मिनिमम मटेरियल कंडीशन को डैश कहा जाता है, मिनिमम मटेरियल कंडीशन को क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा कहते हैं। मिनिमम मटेरियल कंडीशन को क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा। किसी आंतरिक गुण को न्यूनतम सामग्री स्थिति को क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी जॉब साइज, जॉब क्या, कोई भी जॉब है उस मान लेते हैं 50 साइज है, उसका बेसिक साइज 50 है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, अपर लिमिट, किसी जॉब के बेसिक साइज पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, यही टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। टॉलरेंस 10 प्रकार के होते हैं, तो टॉलरेंस जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, टॉलरेंस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, यूनिलैटरल टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस, बाइलैटरल टॉलरेंस और फंडामेंटल, यूनिलैटरल, बाइलैटरल और फंडामेंटल टॉलरेंस, ठीक है ना। यूनिलैटरल, बाइलैटरल और फंडामेंटल टॉलरेंस, ये 3 प्रकार का टॉलरेंस होता है। यूनिलैटरल में जो होता है वो प्लस माइनस दोनों होगा। बाइलैटरल जो होता है, इस टॉलरेंस, बाइलैटरल टॉलरेंस में जॉब के मूल माप में दोनों विचलन ऊपरी तथा निचले होता है, विचलन। अब मूलभूत जो होता है वो तो मूलभूत होता है, तथा BIS के अनुसार जो है टॉलरेंस 18 ग्रेड में, BIS के अनुसार टॉलरेंस को 18 ग्रेड निर्धारित है। BIS के अनुसार टॉलरेंस को कितना ग्रेड निर्धारित है, 18 ग्रेड निर्धारित है। नेक्स्ट है कि एक जो उल्टा त्रिभुज है, ये चिन्ह जो है सरफेस रफनेस का मान निर्दिष्ट करता है, तो सरफेस रफनेस का मान निर्दिष्ट करता है कितना था, तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये उल्टा त्रिभुज जो है ये सरफेस रफनेस का मान निर्दिष्ट नहीं करता है, यहाँ करता है कितना का करता है, ये करता ही नहीं है, सरफेस रफनेस का मान निर्दिष्ट नहीं करता है उल्टा त्रिभुज। उल्टा त्रिभुज जो होता है, एक उल्टा त्रिभुज है ना, एक उल्टा त्रिभुज है, तो ये साधारण मशीन के सतह के लिए, 2 गो त्रिभुज है तो ग्राइंडिंग क्रिया के सतह के लिए, 3 त्रिभुज है तो फाइल ग्राइंडिंग की सतह के लिए, और 4 त्रिभुज है तो लेपिंग हॉर्निंग क्रिया के लिए। बोलिए तो एक त्रिभुज है यदि, एक त्रिभुज यदि है तो साधारण मशीनिंग के सतह के लिए साधारण, 2 गो त्रिभुज रहेगा तो ग्राइंड, 2 गो रहेगा तो ग्राइंड, 3 गो रहेगा तो फाइन ग्राइंड, और 4 गो रहेगा लेपिंग या हॉर्निंग। नेक्स्ट है कि पाइपों में BSP चूड़ियां कटी होती है, उसका सन्निहित कोण कितना होता है, तो BSP चूड़ी का सन्निहित कोण कितना होता है, 55 डिग्री का होता है। और भी आपको डिग्री याद रखना है, थ्रेड का नाम याद रखना है, जैसे एक्मे थ्रेड है, एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री का होता है। स्क्वायर थ्रेड है, इसका याद रखना 90 डिग्री होता है। जैसे BA थ्रेड है, BA पास थ्रेड 47.5 डिग्री, बटरेस थ्रेड है, बटरेस थ्रेड का 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। उसी तरह BSP थ्रेड है, BSP थ्रेड का 55 डिग्री, BSF थ्रेड होता है उसका भी 55, BSW भी होता है उसका भी 55, ठीक है ना। ये सभी भी थ्रेड है, भी थ्रेड का 60 होता है, इसका भी थ्रेड का 60 होता है। अब BA थ्रेड का जो होता है, BA थ्रेड का, BA पास थ्रेड का वो 47.5 डिग्री एंगल होता है, ठीक है ना। सब बता दिया आपको। पाइप चूड़ी के का अंतर्गत कौन होता है, तो पाइप चूड़ी के अंतर्गत कौन कितना डिग्री का होता है, तो पाइप चूड़ी के अंतर्गत जो कौन होता है वो होता है
55 डिग्री का। पाइप चूड़ी के अंतर्गत जो कोण होता है वो 55 डिग्री का, 55 डिग्री का होता है, ठीक है ना। पाइप के बाहरी सतह पर चूड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाइप के बाहरी सतह पर चूड़ी काटने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, और आंतरिक सतह पर चूड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेप का। बाहर जो होता है डाई, बाहर जो होता है वो डाई, और आंतरिक सतह की चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। आंतरिक सतह के लिए टैप का। कहता है स्क्रू जैक में यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। स्क्रू जैक में मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात करना है। एम ए बराबर क्या होता है? 2πl बटे जो होता है वो क्या होता है? पिच होता है। 2πl बटे में पिच होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल जो है वो लीवर की लंबाई है। एल जो है लीवर की लंबाई, एल जो है क्या है? लीवर की लंबाई। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है थंब स्क्रू प्रायः हाथों द्वारा ही खोले या कसे जाते हैं। इसके हैंड का आकार डैश होता है। तो थंब स्क्रू प्रायः जो होता है हाथ द्वारा ही खोला जाता है। इसका हैंड आकार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थंब स्क्रू प्रायः जो होता है हाथों द्वारा खोला जाता है। इसका हैंड आकार जो होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सीट धातुओं को डैश से जोड़ा जाता है। तो सीट धातुओं को शोल्डर के द्वारा जोड़ा जाता है। सीट धातु को किससे जोड़ता है? सोल्डर। सोल्डर एक प्रक्रिया है, सोल्डरिंग करते शीशा और टीन, उसमें कुछ फिलिंग एलिमेंट मिलाते हैं और जोड़ते हैं, मतलब एक वेल्डिंग की प्रक्रिया है। ट्रिमिंग प्रक्रिया इससे संबंधित है। ट्रिमिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ट्रिमिंग प्रक्रिया जो है प्रेस कार्य से संबंधित है। ट्रिमिंग प्रक्रिया जो है प्रेस कार्य से संबंधित है। ट्रिमिंग प्रक्रिया क्या है? एक प्रकार का प्रेस कार्य ही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? रिवेट के इस्तेमाल होने वाला पदार्थ समानतः होता है। रिवेट में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ समानतः कैसा होता है? कठोर होता है, हार्ड टर्न होता है, लचीला होता है या चिमड़पन होता है? तो रिवेट में जो इस्तेमाल होने वाला पदार्थ जो होता है वो तन्य होता है। रिवेट में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ जो होता है तन्य होता है। सीट का जो दो टुकड़ा, यानी मान लेते हैं कोई भी सीट ले लिए, एक सीट ये एक सीट ये, तो सीट के दो टुकड़े को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिवेट का प्रयोग करते हैं या रिपीट का प्रयोग करते हैं। देखे देखे घर में ट्रंक उरंक बनता है, उसमें रिपीट मार दिया जाता है, दो टुकड़ा को जोड़ दिया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो पाइपों के किस कोण पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है? दो पाइपों को किस कोण पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग करते हैं? 90 डिग्री पर। दो पाइपों को किस कोण पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग करते हैं? 90 डिग्री पर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में पाइप के थ्रेड के मानक प्रारूप की पहचान कीजिए। तो पाइप के थ्रेड की मानक प्रारूप कौन सा है? तो बीएसपी है। तो बीएसपी का ब्रिटिश स्क्रू पिच होता है। बीएसपी का फुल फॉर्म ब्रिटिश स्क्रू पिच। बीएसपी का फुल फॉर्म ब्रिटिश स्क्रू पिच होता है। जो होता है बीएसपी थ्रेड कटी होती है, इसका सन्निहित कोण कितना होता है? बीएसपी का सन्निहित कोण कितना होता है? 55 का। बीएसपी का सन्निहित कोण कितना होता है? 55 डिग्री का होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है दिए गए, अच्छा बताइए आप लोग, जब इसमें रिजल्ट आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट शीट में आपका नाम रहेगा तो आपको कैसा फील होगा? कमेंट करके बताइएगा। दिए गए बल्बों में से कौन सा एक मार्गी वन वे बल्ब है? तो दिए गए बल्बों में कौन सा एक मार्गी बल्ब है? चेक बल्ब जो है ये एक मार्गी बल्ब है। तो एक मार्गी बल्ब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अगली बार जिसका जिसका रिजल्ट होगा, समझे ना, वो सभी जितने भी रहेंगे सभी आके कम से कम एक बार तो जरूर मिलिएगा। 748183 पर 5146 या नंबर, ये वाला नंबर काफी विख्यात है मेरा। इस पे ही क्या करना, मैसेज करना है जब भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, और मिलना भी है। 5S विधि तंत्र का डैश अर्थ है। 5S विधि तंत्र का क्या अर्थ है बताइएगा? 5S विधि तंत्र का अर्थ क्या है? तो 5S विधि जो है ये शॉर्ट सेट इन ऑर्डर, शॉर्ट सेट इन ऑर्डर साइन स्टैंडर्ड स्टेज स्टेज सॉरी। तो 5S जो है एक चक्रीय क्रम है जो सतत विकास की प्रक्रिया को उत्पन्न, देखिए 5S जो है एक चक्रीय क्रम है, ये जो है सतत विकास को दर्शाता है। 5S में जो होता है 5 गो एस होता है। 5 गो एस का मतलब आपको समझना है। पहला होता है क्या? पहला होता है शॉर्ट करना, मतलब छटनी करना, कोई भी माल है उसका छटनी करना। फिर क्या करता है? दुकानदारी या कर रहे हैं, उसमें खराब सामान है उसका छटनी कर दी। उसके बाद सबको ऑर्डर में लगा लिए, सेट इन ऑर्डर। तीसरा एस का मतलब क्या है? तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन कर लिए। चौथा का क्या? साइनिंग कर लिए, सब चमका लिए। नहीं, तीसरा का साइनिंग करेंगे, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, और पांचवा एस जो है वो क्या करेंगे? तो पांचवा सस्टेन यानी कि कायम रखेंगे, ठीक है। 5S मतलब का यही हो गया। तो
सॉर्ट, पहले सॉर्ट करेंगे, उसके बाद सेट इन ऑर्डर करेंगे, उसके बाद साइन मतलब चमकाएंगे, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे, ठीक है ना। तो 5 का यही हो गया विधि। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि नॉन फेरस मेटल की हॉर्निंग के लिए डैश एब्रेसिव का हॉर्निंग टूल प्रयोग किया जाता है। नॉन फेरस मेटल की हॉर्निंग के लिए डैश एब्रेसिव टूल का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर जो हो गया सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं नॉन फेरस मेटल की हॉर्निंग के लिए, ठीक है ना। पिछले बार 2019 में जब हम प्रैक्टिस सेट कराते थे उस समय भी गर्दा सिलेक्शन हुआ था। देखिए इसमें कटा हुआ जी, कितना नंबर है, 64, 64 तक हो गया, 65 यहाँ से। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लेपिंग प्लेट को चार्ज करते समय यदि पूरी चार्ज नहीं होता है तो क्या होता है, तो पूरी चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, सतह पर चमकीले धब्बे दिखाई देंगे। सतह पर क्या होता है, चमकीला धब्बा दिखाई देता है। नेक्स्ट चित्र में दर्शाए गए लेप का नाम क्या है, तो चित्र में जो लेप किया गया है इसका नाम बताना है। तो कौन सा लेपिंग है, तो चित्र में जो दर्शाया गया लेपिंग है एडजस्टेबल रिंग लेप है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि मुख्य व्यास जो है 10 मिलीमीटर का और पिच जो है आपका 1.5 मिलीमीटर है तो टैप ड्रिल का आकार ज्ञात करना है। तो सीधा सीधी क्या कर लीजिएगा, टैप ड्रिल का आकार ज्ञात करने के लिए टैप ड्रिल साइज बराबर जो होगा, टैप ड्रिल का आकार ज्ञात करना है, टैप ड्रिल साइज बराबर जो होगा वो क्या होगा, टैप साइज कितना 10 माइनस 2 गुना 0.64 गुना पिच 1.5, 0.64 से गुना करना ही करना है, ठीक है ना। तो गुना करेंगे और माइनस करेंगे तो 8.08 आएगा। तो आंसर लगभग 8 मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि सामान्यतः हेड टैप सेट में निम्नलिखित संख्याओं में से टैप समाविष्ट होता है। किन संख्याओं में टैप जो है, टैप की संख्या 3 होती है। एक सेट में सामान्यतः 3 सेट होता है, एक सेट में सामान्यतः कितना होता है, 3 सेट होता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेट शैंक ड्रिल को डैश में पकड़ा जाता है। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को किसमें पकड़ा जाता है, तो ड्रिल चक से पकड़ा जाता है। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को किससे पकड़ा जाता है, ड्रिल चक से। यह जो होता है ड्रिल चक हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर, एक होल को क्रैंक शाफ्ट के मुख्य जनरल और क्रैंक पिन के बीच ड्रिल किया जाता है, किससे, तो देखिए एक होल का क्रैंक शाफ्ट और मुख्य जनरल और क्रैंक पिन के बीच जो ड्रिल कनेक्टिंग रॉड बियरिंग के लुब्रिकेंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। तो कनेक्टिंग रॉड बियरिंग के लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। एक होल को क्रैंक शाफ्ट के मुख्य जनरल और क्रैंक पिन के ड्रिल में के बीच ड्रिल किया जाता है। ड्रिल मतलब क्या होता है, छेदा करना, ठीक है ना। तो किस लिए करते हैं, कहता है कि यहाँ पे आपका डायमीटर 10 mm है, ट्विस्ट बर्मा में एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, तो 71 का राइट आंसर बताना, एक्स का मान बताना है। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर जो होगा, टेन थीटा बराबर जो होगा, टेन थीटा बराबर होता है आर बटा एक्स। क्या होता है, आर बटा एक्स। एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, आर बटा टेन थीटा, आर बटा टेन थीटा। तो यहाँ आर का मान कितना है, आर का मान पूरा जो डायमीटर है 10 है तो आर कितना हो गया 5, आर कितना हो गया 5, आर हो गया 5, आर हो गया 5 और टेन थीटा का मान जो हो गया 59 डिग्री, 59 डिग्री को कितना 1.66, 59 को 1.5 को 1.66 से भाग देंगे तो 3 आएगा अप्रॉक्स में। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, अप्रॉक्स में आएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहले से बनाए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए डैश किया जाता है। तो पहले से छिद्र को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं। छिद्र को बड़ा करना है तो कौन सा कार्य करेंगे, पहले से बनाए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए बोरिंग कार्य करते हैं। बोरिंग जो होता है टूल सिंगल पॉइंट टूल है। बोरिंग टूल जो है वो क्या है, सिंगल पॉइंट टूल है। क्या है, सिंगल पॉइंट टूल है, सिंगल पॉइंट टूल है बोरिंग टूल। 73 नंबर, डैश का उपयोग उन छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है जो एक वृत्त पर समान दूरी पर स्थित हो। इसका प्रयोग करते हैं, बताइए, इंडक्सिंग ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इंडक्सिंग ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बड़े साइज के इंडक्सिंग ड्रिल जिग को रोटरी जिग भी कहते हैं। बड़े साइज का जो इंडक्सिंग ड्रिल जिग होता है उसको क्या कहते हैं, रोटरी जिग भी कहते हैं, ठीक है ना, रोटरी जिग भी कहते हैं। बड़े साइज का जो इंडक्सिंग ड्रिल जिग है
इंडक्सिंग जिग को रोटरी जिग्स भी कहते हैं, ठीक है। जिग जो होता है ना, ये पकड़ने का काम करता है, क्या करता है, जॉब को मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। जिग जो होता है, जिग ये कटिंग टूल को गाइड भी करता है, जॉब को मजबूती से पकड़ता भी है। नेक्स्ट है जिग की परिशुद्धता होती है। तो जिग की परिशुद्धता कितनी होती है, तो जिग की परिशुद्धता जो होता है वर्कपीस की शुद्धता का 100% होता है, वर्कपीस की शुद्धता का 100% होता है, ठीक है ना। जिग का प्रयोग जो होता है ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग आदि कार्यों में करते हैं। जिग कैसा यंत्र है, वर्कपीस को लोकेट करता है और कटिंग टूल को क्या करता है, गाइड करता है। जिग जो होता है वो वर्कपीस को लोकेट करता है और क्या करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है। जिग का प्रयोग करते समय जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद गाइड कर रहा है कि कहाँ छेद करना है। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण नहीं है, कौन सा एक उपकरण नहीं है, बॉक्स फाइल जो है, बॉक्स फाइल एक उपकरण नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन 75 क्वेश्चन, बताइएगा कमेंट करके। साथ ही आपके प्यार और सपोर्ट का काफी उम्मीद रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट का उम्मीद हमें काफी ज्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा साथी तक पहुंचाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एप्लीकेशन का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आपको डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।